हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं उसका नाम है अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड का हम पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। ये करती क्या है, इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इसके जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ इसको कंपेयर भी किया जाएगा। तो ये अशोका लीलैंड के बारे में सारा कुछ हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए हम लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं इस पर अपलोड कर लूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए हम अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो अशोका लीलैंड है ये एक इंडियन और मल्टीनेशनल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये ऑटोमोबाइल्स बनाती है। इसकी जो ये इंडिया की इसकी जो ऑरिजिन है वो इंडिया है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब ये दूसरे देशों में, इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी इसकी प्रेजेंस है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। इट इज़ ऑनर्ड बाय द हिंदुजा ग्रुप। इसका जो ऑनर है वो है हिंदुजा ग्रुप। ये अशोका लीलैंड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल ऑफ व्हीकल्स। ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स बना देती है इंडिया में। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बसेस है और 10th इन द वर्ल्ड एंड 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रक्स है। इसके साथ साथ ये डिफेंस व्हीकल्स भी बना रही है। आप अगर देखोगे जो हमारे डिफेंस आर्मी है तो उसमें से अशोका लीलैंड की गाड़ीज आपको मिल जाएंगी। इसकी जो मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ इंडिया में है वो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तराखंड में इसके मैन्युफैक्चर यूनिट्स है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चर यूनिट्स आउटसाइड इंडिया देखेंगे तो वो यूएई में है और यूनाइटेड किंगडम्स में भी है। ये ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स या ट्रक्स और बसेस के अलावा ये स्पेयर पार्ट्स भी बना लेती हैं, इंजन भी बनाती फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैरिन एप्लीकेशन के लिए भी बना लेती है। अगर इसके एक्सपोर्ट्स देखेंगे हम, अशोका लीलैंड के एक्सपोर्ट जो कर रहा है ये मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स किस किस देश को ये एक्सपोर्ट कर रहा है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, अजरबैजान एटसेट्रा। इससे और देश भी है, इनको ये अपने मीडियम और हैवी जो कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसकी कंपटीटर्स देखेंगे तो इसके जो कंपटीटर्स हैं वो इक्कर मोटर्स है, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड है, इससे एसएमएल आइसुजू लिमिटेड भी हैं। अगर हम इनको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं, देखिए अशोका लीलैंड का अगर हम एक साल का रेवेन्यू देखेंगे, रिटर्न देखेंगे, रेवेन्यू नहीं रिटर्न देखेंगे तो वो 9.51% है, जबकि 5 ईयर का इसका जो रिटर्न है वो है 20.69%। इसी तरह अगर इक्कर मोटर्स का हम रेवेन्यू देखेंगे तो ये रिटर्न देखेंगे वो है 7.94%। इसका अगर हम देखेंगे 5 ईयर का रिटर्न है वो है 1.30%। इसी तरह एसएमएल सुजू लिमिटेड का हम अगर 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे वो है 9% और अगर इसका 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे वो 59.84% है। ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा की जो 1 ईयर रिटर्न है वो है 125.29% और इसका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 125.29% है और जो इसका 5 ईयर का रिटर्न है वो 60.29% है। अगर हम इनकी डिविडेंड्स की बात करें तो सारी कंपनियां डिविडेंड में इनकॉन्सिस्टेंट है, ये कोई अच्छी तरीके से डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। जब ये अशोका लीलैंड ने 2021 में एक डिविडेंड दिया है 0.60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दिया था। इसी तरह इक्कर मोटर्स में भी 2021 में एक डिविडेंड दिया था ₹17 पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह 2019 में एसएमएलसी ने डिविडेंड दिया था ₹3 पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह आप देखोगे ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन गोवा ने जो शेयर डिविडेंड दिया था वो 2020 में दिया था ₹5 पर शेयर के हिसाब से। अगर हम इसका जो मार्केट प्राइस है अभी देखेंगे, अशोका लीलैंड का चल रहा है 114.45, जबकि इक्कर मोटर्स का चल रहा है 2436.94 और एसएमएल का जो ये चल रहा है वो 49.497.40 चल रहा है प्राइस, बी शेयर का जो प्राइस चल रहा है। ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन जो है उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 995 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसकी 3 सपोर्ट्स बन रहे हैं, एक है 108, दूसरा है 97.35, तीसरा है 71.25। अभी इसने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया है। अभी इसका जो प्राइस है 140 चल रहा है, तो इस
को, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। और जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है 134 पर, 134.10 पर आ रही है। और इसका जो उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी 149.55 पर आ रहा है। और उसके बाद है 175.65 पर आ रहा है। ठीक है, अभी इसने ये सपोर्ट, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है 108 से, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके अभी इसके जो चांसेस हैं वो 134 पर जाने की चांसेस हैं। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो 5 साल में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव है, -1.68% है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम 5 ईयर्स का मार्केट शेयर देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर डिक्रीज़ हो गया है, 72.94% से डिक्रीज़ होके 66.8% तक पहुंच गया है। इसका मार्केट शेयर क्या डिक्रीज़ हो गया है, ये दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट शेयर डिक्रीज़ होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इसका जो मार्केट शेयर डिक्रीज़ हो गया है तो कस्टमर्स पे इस पर ज़्यादा मतलब वो विश्वास थोड़ा सा कम होने लगा है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखेंगे तो अगर हम 5 साल में देखेंगे तो वो डिक्रीज़ हुआ है। देखो यहाँ पर 2017 में जो अगर हम इसका रेवेन्यू देखेंगे वो 23,603 करोड़ था, जबकि 2021 में जो इसका रेवेन्यू था वो 20,047 था। तो रेवेन्यू 5 साल में डिक्रीज़ हो गया है, ये हो गया और एक नेगेटिव पॉइंट। इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी इसमें भी ये डिक्रीज ही हो गया, लॉस में है। इसका जो प्रॉफिट 2017 में वो 1,589 करोड़ उसका प्रॉफिट था, जबकि 2021 में जो इसका प्रॉफिट है वो -165.23 करोड़, मतलब इस पर कर्जा चढ़ गया है। यहाँ से तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ से फिर से 2019 से फिर इसका कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो जब इसका रेवेन्यू डिक्रीज़ हो गया, इसका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया तो इस पर कर्जा चढ़ ही जाएगा। तो डेबिट टू इक्विटी रेशियो में वो चीज़ आपको दिख रही है। यहाँ पर जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो था 2017 में वो 2.07 था, जबकि 2021 में इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो है वो बढ़ के 3.06 हो गया है। इसका जो करंट रेशियो है वो भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1.07 था 2017 में, 2018 में 1.02 पहुँच गया, 2019 में 1.08 हो गया, 2020 में जब से इस पर कर्जा चढ़ने लगा तो 1.30 हो गया, और 2021 में वो 0.98 पर पहुँच गया। बिलो इसका जो करंट रेशियो अभी चल रहा है वो बिलो 1 चल रहा है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो होल्डिंग्स यहाँ 51.4% जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 51.4% है, और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स है वो 14.08% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की जो होल्डिंग्स हैं वो 6.57 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं वो 15.05% है। रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो 12.7% है। अगर हम इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स का देखेंगे तो अभी RSI इसका जो चल रहा है वो 62.56 चल रहा है। ये बाई का कंडीशन जनरली माना जा रहा है। तो इसका MACD 1226 वो भी बाई का कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, वो 1.52 दिख रहा है। मूविंग एवरेज 200 दिखा, क्या इसका वैल्यू है अभी 117.13। अगर हमें इसका जो एनालिस्ट की सजेशन है वो 79% एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, इसकी सजेस्ट करते हैं बाई की सजेशन कर रहे हैं। और अगर हम इसकी रेस्पॉन्सिबल बिजनेस रैंकिंग देखेंगे और जो हम इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें जो इसकी रैंकिंग है वो है 2021 में 93। ठीक है, तो ये होगी एनालिस्ट की सजेशन क्या है। 79% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस स्टॉक को बाई कर सकते। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं। मेरी जो सजेशन है, मैं स्टॉक को बाई नहीं करना। एक्चुअली मैं ये स्टॉक देख रहा था तो बाई करने के लिए ही मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो इसका रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। इसका जो ये रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, ये करंट रेशियो भी कम हो रहा है कॉन्स्टेंटली। तो इस हिसाब से मैं बाई नहीं करूँगा। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो
बाई मत कीजिए। ये मेरी सजेशन है, हो सकता है मेरी सजेशन गलत भी हो, तो मैं तो इसको इस स्टॉक को अभी बाय नहीं कर सकता हूँ। जब तक इसकी कंडीशन कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाएगी तो तब तक मैं इस स्टॉक को बाय नहीं कर सकता हूँ। फिर एनालिस्ट्स की अपनी सजेशन है, वो 79% बोल रहे हैं कि इसको बाय कर सकते हैं। तो आप खुद भी देखिए और रिसर्च कीजिए तो और फिर डिसीजन लीजिए।